नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां मॉर्निंग रेट से मचा हड़कंप, कहां स्मार्टफोन पाकर छात्रों के खिले चेहरे। साथ ही जानेंगे कि कहां इतिहास में दूसरी बार 1 मई को होने जा रहा है दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। शादियाबाद विजिलेंस प्रभारी सर्वेश कुमार ने शादियाबाद क्षेत्र के कई गांव में मॉर्निंग रेड डाला, जिसमें शासन द्वारा विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने, लाइन लॉस कम करने हेतु अभियान चलाया, जो सीधे चोरी करते हुए 18 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया एवं 10 लोगों का नया मीटर लगाया। साथ ही 10 लोगों का मीटर भार भी बढ़ाया एवं 2.5 लाख रुपए की वसूली भी की गई। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना निशुल्क स्मार्टफोन टैबलेट वितरण करके प्रदेश के छात्र छात्राओं को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने हेतु बाबू बसंत लाल महाविद्यालय सलेमपुर में गुरुवार को स्नातक कला वर्ग विज्ञान वर्ग के तृतीय वर्ग के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व ब्लॉक प्रमुख बहादुरपुर एवं स्व-वित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज के अध्यक्ष हरीश चंद्र सिंह पटेल व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रदीप कुमार पटेल, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ निदेशक रमादेवी हॉस्पिटल फूलपुर प्रयागराज के करकमलों द्वारा सभी छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। स्मार्टफोन प्राप्त कर सभी छात्र छात्राओं के चेहरे खिल गए। बतौर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रदीप कुमार पटेल द्वारा छात्रों के उज्जवल भविष्य हेतु उत्साहवर्धक शुभकामनाएं प्रदान की गई। वहीं कार्यक्रम का कुशल संचालन कंचन सिंह पटेल ने किया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। अकलेरा में रामगंज मंडी के उंडवा रोड स्थित स्टील फैक्ट्री में आगामी 1 तारीख को एक ऐसा विवाह होने जा रहा है जिसमें ना तो घोड़ी होगी और ना ही बैंड बाजा। बिना आडंबर के मात्र 17 मिनट में ये दहेज मुक्त विवाह किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में आयोजककर्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के आधुनिक युग में मानव समाज का एक धड़ा ऐसा हो गया है जो सिर्फ तामझाम व दिखावटी चमक के लिए रुपयों को पानी की तरह बहाकर बर्बाद कर देता है। तो वहीं दूसरी ओर संत रामपाल महाराज के अद्वितीय ज्ञान की विचारधारा से प्रेरित होकर महाराज के अनुयायियों द्वारा बेहद सादगीपूर्ण बिना किसी लेन देन के विवाह सेरेमनी संपन्न किए रह जाते हैं। ऐसा ही एक विवाह शहर के स्टील फैक्ट्री में देखने को मिलेगा, जहां दूल्हा राम बाबू दास निवासी बूरन खेड़ी का विवाह रामगंज मंडी निवासी आशा दासी के साथ बड़ी ही सादगी से संपन्न होगा। दूल्हा राम बाबू दास 8वीं पास है और अपनी मोबाइल की शॉप चलाते हैं, तो दुल्हन आशा दासी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करती है। दहेज वगैरह देना पड़ेगा, पहले से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। अब आपका जो बिना दहेज के विवाह हो रहा है तो कैसा लग रहा है? नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि आज के समय में बेटी को पढ़ाने में पैसा खर्च हो जाता है। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, मजदूरी करता हूँ और इतनी महंगी शादी कर भी नहीं सकता। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो ज्ञान समझ के ही इसका आधारित ही मैंने ये फैसला लिया कि मेरी बच्ची को दहेज मुक्त विवाह करना चाहता हूँ। और मगर जी आज जो हम दूर दूर तक सत्संग में जाते हैं, एक छोटा सा मैसेज मैं भी देना चाहता हूँ कि दूर दूर तक हमारे जो अनुयायी हैं, जो इसका हमारा रामपाल जी महाराज जी गुरु जी का प्रचार करना जाते हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं कि आप हजारों सालों से जो परंपरा चलती आ रही है उसके विरुद्ध ज्ञान क्यों देते हो, परंपरा के अनुसार चलो। तो हम उनको यही बताने की प्रेरणा करते हैं कि परंपरा आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अतिथि को हम साधु को घर बुलाते हैं तो उसको एक जोड़ी कपड़ा देते हैं, खाना देते हैं, आने जाने का किराया देते हैं और संत का एक पैसा खर्च होने नहीं देते हैं। आज जो देश में जो कुरीति फैली हुई है, आज हर घर में प्रोग्राम होते हैं, धार्मिक भी होते हैं, शादी ब्याह भी होते हैं, तो आने वाला अतिथि का खर्चा हो जाता है। ऐसे मुसीबत की दौर में वो अपना काम काज छोड़ के आता है, 1000 रुपये का काम छोड़ के आता है, 1000 का 2000 का उसका खर्चा भी हो जाता है। तो ये समाज में कुरीति फैली हुई है। अतिथि का 1 रुपया खर्च नहीं होना चाहिए, तो वो मतलब वो काम सही है। और अतिथि का रुपया खर्च होता है तो ये मतलब कुरीति है। तो इस कुरीति को मिटने के लिए मैंने भी थोड़ा आगे कदम बढ़ाया है। आज मैं मेरी बच्ची की जो शादी कर रहा हूँ, ना मैं 1 रुपया लूँगा ना दूंगा और एक जोड़ी कपड़े में मेरी बेटी को विदा कर दूंगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट।
बयाना में आज पूर्व सैनिकों व वीरांगनाओं एवं उनकी विधवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए आज समस्या समाधान शिविर का आयोजन जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल मुदित शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। पूर्व सैनिक संघ अध्यक्ष बलराम कामर ने बताया कि बैठक में सैनिक कल्याण बोर्ड ने अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने सैनिक परिवारों के सदस्यों के अभाव अभियोग सुने व समाधान का भरोसा दिलाया। जय हिंद। आज पूर्व सैनिक संघ बयाना की जो मीटिंग हुई और उसमें हमारी वीर नारी और विधवाओं की जो समस्याएं थी उसकी समाधान के लिए शिविर का आयोजन किया गया था, और जिसमें अपने जो नए कर्नल मुदित शर्मा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय अधिकारी भरतपुर से और उनकी टीम पधारी थी, और उसका जो यहाँ कोरोना काल के बाद में पहला ये शिविर था कोरोना काल के बाद में, और इसमें जो हमारी सैनिकों की और वीर नारी और उनकी जो समस्याएं थी उसका जो सीधा अपने जो मेरे द्वारा यानी कि पूर्व राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कस्बे के स्टेशन रोड स्थित एक उजड़ी हुई बगीचा में बने गड्ढे के दलदल में फंसी एक गाय को आज सूचना पर पहुंची नगर पालिका की टीम ने जेसीबी मशीन की सहायता से रेस्क्यू कर गड्ढे से बाहर निकाला। इस टीम ने गाय को खुद ही मेहनत कर निकालने का प्रयास किया, किंतु जब वह नहीं निकाली तो जेसीबी मशीन मंगवाकर मशीन की सहायता से गाय को दलदल के गड्ढे से सुरक्षित बाहर निकाला और उसके चारे पानी की व्यवस्था भी की। कस्बे के नागरिकों ने पालिका की टीम की सराहना भी की है। आज सुबह 8 बजे पन्ना गोपाली बगीची में किसी गाय के दलदल में फंसे होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही हमने रेस्क्यू टीम भेजी और जेसीबी की मदद से उस गाय को सकुशल बाहर निकाला गया। धन्यवाद। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तहसील टांडा के अंतर्गत ग्राम सभा उमरापुर मीना के शेखपुर के कुछ ग्रामीणों का पट्टा दबंग मत्स्य पालन करने वाला व्यक्ति ने ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा किया, जिस पर वहां गड्ढे की खुदाई और बंधक बांधने की वजह से हजारों ग्रामीणों की आबादी जलमग्न हो सकती है। इसको देखते हुए ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी टांडा को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वह बंधक बंध जाने से कई हजारों की आबादी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और जेसीबी उसे खोदवा रहे हैं। रात दिन धड़ल्ले से अवैध खनन भी हो रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन राजस्व विभाग का ही पलीता लगा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों को न्याय कैसे मिलेगा, या फिर आखिर कौन से लोग खनन माफिया को संरक्षण दे रहे हैं? क्यों नहीं हो पाई कार्यवाही खनन माफियों पर, या फिर उपजिलाधिकारी का संरक्षण प्राप्त खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं? राकेश कुमार वर्मा उमरापुर मीना पर प्रधान है आप। तो ये समस्या क्या है आप लोगों की? यहाँ समस्या ये बंधा इतना ऊंचा लगाया जा रहा है कि पूरा गांव प्रभावित हो जाएगा। पूरा गांव प्रभावित होगा। कितने गांव लगभग होंगे? यहाँ पे लगभग हजारों गांव प्रभावित होगा, और मिट्टी भी खनन किया जा रहा है। क्या मिट्टी यहाँ से बेची जा रही है? मिट्टी यहाँ से रातों दिन बेची जा रही है। रातों दिन बेची जा रही है। तो ये ग्राम सभा की आपकी ज़मीन है? ये ग्राम सभा हमारे यहाँ एक मजरा है, उसी की मतलब ये ग्राम सभा में आता है ना। तो इस ग्राम सभा में तो मिट्टी बेची नहीं जानी चाहिए थी, ये जबरदस्ती हो रहा है। जबरदस्ती समिति द्वारा बचवाया जा रहा है। समिति द्वारा। समिति में कौन है? श्री राम सकल जीवी अमोला बुजुर्ग। अच्छा, अमोला बुजुर्ग के रहने वाले हैं। तो आपने कहीं पर इसके लिए एप्लीकेशन दिया? हम ये स्टेम के यहाँ एप्लीकेशन दिया था, कोई सुनवाई नहीं। तो उसमें आप आगे फिर जाने वाले हैं कि फिर वहीं तक रुकेंगे? हम डीएम के यहाँ तक जाएंगे। जी ठीक। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन ने गुलावटी कोतवाली में आयोजित की संभ्रांत लोगों के साथ बैठक। लाउडस्पीकर के मुद्दे पर बैठक में हुई चर्चा। सभी धर्मों के गुरु रहे शामिल। धर्मगुरुओं से की धार्मिक स्थलों में परमिशन लेकर लाउडस्पीकर चलाने की अपील। बैठक में सदर एसडीएम व सिकंदराबाद क्षेत्राधिकारी रहे मौजूद। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। ग्वालियर जिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा इस बार स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में वर्ष 2022-23 में प्रवेश कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से दिया जाएगा। इसके लिए छात्र छात्राओं को अपने पसंदीदा कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 6 मई 2022 निर्धारित की गई है। ये टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से लिया जाएगा, जो कि नीट नेट जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न कराती हैं।
एक्चुअली इसका उद्देश्य ये है कि ये एक नया सिस्टम जो है यूजी के लिए शुरू हुआ है पूरे देश में, क्योंकि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। इससे इस क्षेत्र के बच्चों को अवगत कराना, बल्कि जहाँ के भी बच्चे हमारी रीच में हैं जो हमको सुन रहे हैं, उनको अवगत कराना कि इस बार से अब यूजी का जो कोर्स है वो विश्वविद्यालय स्वयं से नहीं करेंगे उसकी परीक्षा, बल्कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत होगी, जिसे हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के रूप में करेंगे। और बच्चा जो है वो परीक्षा जो है देने के लिए कहीं भी पड़ता है। टाइम क्या रहेगा, ये सारा टाइम स्लॉट और सेंटर, इसके बारे में वहीं से सारी सूचना आएगी। बच्चों को सिर्फ अवेयर करने के लिए, क्योंकि वो 10+2 के बच्चे हैं, अभी ज़्यादा चीज़ों से अवेयर नहीं है, और हाँ समय पर उनको जो है एक अच्छा जो है कोर्स मिल जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, इसके लिए उनको अवगत कराएं। ऑनलाइन टेस्ट है ये, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, जैसे यहाँ सेंटर्स होते हैं वहाँ जहाँ भी वो दे देंगे। नहीं, रेगुलर कोर्स है, प्राइवेट नहीं है, अभी तक इसमें प्राइवेट नहीं है। ये 2020 से इस एजेंसी ने काम करना शुरू किया है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रतिष्ठान है, और IIT, नीट, ये सब इसी के तहत होते हैं। यहाँ तक कि नेट भी जो है, जो UGC का नेट है, वो भी NTA ही करा रहा है। थैंक। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बसारिया की रिपोर्ट। प्रयागराज में हो रही लगातार हत्याओं पर कांग्रेसी विधायक आराधना मिश्रा ने प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुख्यमंत्री जी तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश में गुंडे अब बचे ही नहीं हैं, या तो गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या तो जेल में हैं, तो इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग के मंत्री के बयान पर गरमाई राजनीति। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने भी किया कटाक्ष। इस प्रकार से प्रयागराज में 12 दिनों के अंदर 17 हत्याएं हुई हैं, जिसमें एक 6 साल की बच्ची के रेप भी शामिल है और 2 सामूहिक हत्याएं हैं धारदार हथियार से 5 लोगों की एक साथ। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बहुत दुखद है। पिछले 2017 से लेकर के जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2022 तक लगातार अन्य घटनाओं के अलावा सामूहिक हत्याकांड की लगभग 9 घटनाएं हो चुकी, जिसमें 38 लोग मारे जा चुके हैं सामूहिक हत्याकांड की। और जो अभी पिछले दिनों घटना हुई जिसमें एक 6 साल की बच्ची के साथ कथित रेप की भी बात सामने आई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यही कहूँगी कि सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी है नियंत्रित करने में अपराध को। मैं पूछना चाहती हूँ कि जिन अपराधियों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं कि या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं या फिर जेल में हैं, तो ये जो अपराध प्रयागराज में हो रहा है ये कौन कर रहा है? क्या ये संगठित अपराध नहीं दिखाई दे रहा है लगातार? और ये जो घटनाएं हुई इनमें से एक भी केस वर्कआउट नहीं हुआ। आज भी प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नैनी में एक बच्चे को अपने स्कूल से वो लेकर आ रहा था, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कह रही हूँ कि जिस तरह की ये दर्दनाक घटनाएं होती चली जा रही, दिन दहाड़े अगर कोई इतना असंवेदनशील हो सकता है कि अगर कोई अपने बच्चे को लेके जा रहा और बच्चे के सामने पिता को गोली मार दी जाए, तो मैं सोचती हूँ कि ये कोई बहुत ही कठोर अपराधी होगा जो इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम देगा। तो इस तरह के अपराधी अगर अभी भी उत्तर प्रदेश में खुलेआम घूम रहे हैं तो अपराध तो बढ़ना ही है, और अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो उत्तर प्रदेश की सरकार। जिस प्रकार से कल बिजली विभाग के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का बयान आया है कि बिजली विभाग में कुप्रबंधन की वजह से आज सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो मानती हूँ कि पूरी तरह से ये बहुत ही कोई अचंभित करने वाला बयान नहीं था। तो जिस तरह के हम लोग माहौल देख रहे हैं, अगर किसी प्रदेश के बिजली मंत्री का बयान अपनी ही सरकार के खिलाफ आ जाए, कुप्रबंधन की बात करने लगे, तो पिछले 5 साल किसकी सरकार थी? ये सवालिया निशान अगर मंत्री जी लगा रहे हैं तो किस पे लगा रहे हैं? अपनी सरकार पे, अपने मुख्यमंत्री पे लगा रहे हैं। तो अगर ये कुप्रबंधन की बात कर रहे हैं तो अगर इसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? नैतिक जिम्मेदारी उनकी है।
जब से मंत्रिमंडल बना है, वो मंत्री हुए, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कोई मास्टर प्लान उन्होंने बनाया कि उत्तर प्रदेश में 5 साल में तो कोई नई इकाई खुली नहीं, बहुत सारी इकाइयाँ बंद हो गई हैं, पर जो नई इकाइयाँ खुली नहीं, तो क्या सरकार की कोई नीति है आगे इनको खोलने की? मुझे तो नहीं नज़र आती, क्योंकि सदन में कई बार इस पे सवाल पूछे गए। जो पिछली बार बजट आया उसमें भी सरकार ने कहीं नई इकाई खोलने की बात नहीं की। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बयाना की महिला उपखंड अधिकारी विनीता स्वामी का जयपुर में संपदा अधिकारी के पद पर स्थानांतरण होने के बाद बीती रात्रि को उन्होंने अपने पद का चार्ज तहसीलदार अमित शर्मा को सौंपते हुए ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाने को कहा। इस दौरान राजस्व विभाग व उनके कार्यालय के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी आदि भी मौजूद रहे, जिन्होंने उन्हें पुष्पगुच्छ और शॉल उड़ाकर सम्मानित करते हुए उनके कार्यकाल को अविस्मरणीय बताया। बयाना के आम जनता का मेरे कार्यकाल में मुझे बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। आगे अभी आज के तहसीलदार जी श्री अमित शर्मा को मेरे पद का चार्ज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने दिया है। आगे जो भी उपखंड अधिकारी इस पद पे रहेंगे उनको भी आम जनता से मैं अपील करती हूँ, इसी तरह सभी भामाशाह जनप्रतिनिधि सभी का इसी प्रकार सहयोग आगे भी मिलता रहे। और आप सभी के इतने सहयोग के लिए, इतने प्रेम के लिए, इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ में हमारे कार्यकाल में रहने के लिए सभी के लिए मेरा विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।